3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम, जो हैं रूमेटोलॉजिस्ट हैं और लखनऊ से हैं। मैम, आपका शो में स्वागत है। नमस्कार। मैम जो हैं लंबे समय से अर्थराइटिस के पेशेंट को ट्रीट करते होते हैं। मैम, क्या कॉमन बीमारियां आप देखते हैं रूमेटोलॉजी में मैम? देखिए, गठिया कई प्रकार का होता है। उसमें से जो सामान्यतः पाया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इवन जो सोरियासिस एक तरीके की स्किन डिजीज़ होती है, उसके साथ जो आर्थराइटिस होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है, या फिर यूरिक एसिड वाला जो आर्थराइटिस होता है गाउट जो मैम। गाउट कहा जाता है। तो इस तरीके के अनेक प्रकार के आर्थराइटिस, और साथ में कुछ एसएलई करके, एक ल्यूपस करके एक डिज़ीज़ होती है जिसमें स्किन बहुत इन्वॉल्व होती है, उसके साथ जो गठिया होता है। इसी तरह कई प्रकार के गठिया हम लोग उन्मूलन देखते मैम, हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग सोचते हैं कि जो गठिया है वो आम तौर पर ओल्ड एज की बीमारी है। मैम, आपका क्या कहना है इसके में? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि गठिया एक 5 साल के बच्चे से लेके और 60-70 साल तक के इंसान को हो सकती है। और सामान्यतः जो हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो तो यंग फीमेल्स, हम लोग कहते हैं कि 20 to 30 ईयर्स, 20 से 30 साल की खास करके महिलाओं में बहुत कॉमन देखने को पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बीमारियां हैं जो एज के साथ में इंक्रीज़ होती हैं, बट यंग लोगों में यानी कि सभी उम्र आर्थराइटिस में हो सकता है मैम? सही सभी उम्र में मैम, हो सकता है। क्या कॉमन सिम्टम्स रहेंगे शुरुआत में जो कि पेशेंट्स को नकारने नहीं चाहिए? देखिए, जोड़ों का दर्द अगर है आपको, ख़ास तौर से अगर वो लालिमा और सूजन के साथ है, तो उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हमने कर लिया होगा या अभी 2 दिन रहेगा ठीक हो जाएगा। अगर जोड़ों का दर्द आपको बार बार हो रहा है, सूजन के साथ हो रहा है, लालिमा के साथ हो रहा है, जब आप सुबह उठते हैं तो अचानक से आप मुट्ठी नहीं बंद कर पा रहे अकड़न हैं, रहती है हाथों में मैम। अकड़न रह रही है आपके जोड़ों में, पीठ में, कमर में, तो आपको अवश्य एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। गठिया के बारे में सोचना चाहिए। मैम, जब कभी कोई मरीज पहुंचता है आपके पास ये सिम्टम्स लेकर के, मैम कुछ बुनियादी टेस्ट आप लोग करते हैं? हाँ, देखिए, कुछ टेस्ट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। जैसे एक कई बीमारियों में एक्सरे की ज़रूरत होती है, कुछ खून की जांचें होती हैं, एक हमें नॉर्मल पैरामीटर देखने के लिए। फिर कुछ एंटीबॉडीज़ हम लोग इस बिकॉज़ ये थोड़ा सा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, तो कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। कई बार रूमेटॉइड फैक्टर कराना की ज़रूरत लगती है, कई बार एंटी-सीसीपी कराने की ज़रूरत लगती है। बट ये सब डिपेंड करता है पेशेंट को देखकर, उसके क्या उसके सिम्टम्स हैं, किस तरीके से क्या उसको प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर ही हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो आधारित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को हर जांच की ज़रूरत नहीं होती है। मैम, एक जो कॉमन चीज़ है, हमारा मरीज जो है दवा खाने से डरता होता है। मेरा सवाल यही है कि मैम, अगर गठिया के लिए, अर्थराइटिस के लिए दवाइयाँ हम शुरू करते हैं एक बार, तो क्या किसी को दवाइयाँ आजीवन खानी पड़ेंगी या मैम क्योर है? देखिए, क्योर वर्ड यूज़ करना तो शायद गठिया के लिए ठीक नहीं रहेगा, पर हाँ, हम उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयाँ थोड़ा लंबे समय ज़रूर खानी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को आजीवन ही खानी पड़े। हम लोग समय समय पे पेशेंट को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, दवाइयाँ कम ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं, और कुछ मरीज़ों में हम लोग कुछ समय के लिए दवाइयाँ बंद भी कर पाते हैं। बस एक चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम दवा बंद करते हैं तो बीमारी वापस उभरने का एक खतरा बना रहता है। तो हमें मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और कम से कम दवाइयों पे जितना लंबा हो सके हम लोग उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि दवा आगे जाके कम हो सकती है थोड़ी सी? बिल्कुल कम हो सकती है, मिनिमम मेडिसिन हो सकती हैं, और हमारे कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हम दवाइयाँ कुछ सालों के लिए बंद भी कर पाते हैं। बट हमेशा यही कह के बंद करते हैं कि देखिए, अगर कभी भी कोई सिम्टम दोबारा आता है तो आप दोबारा कंसल्ट करिए, एंड हो सकता है हमें दोबारा देना पड़े। मैम, आपने पहले बताया था कि ये अर्थराइटिस जो है यंग लोगों के अंदर, खासकर फीमेल्स के अंदर मिलती है। मैम, काफ़ी सारी यंग फीमेल्स दे आर मैरिड एंड दे वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, या बच्चे को दूध पिलाते होते हैं, तो ये बीमारी और दवाओं के साथ कितना कंपैटिबल है मैम? देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हमें प्लान करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी समय प्लान कर लें प्रेगनेंसी। जो बीमारी की वजह से प्रेगनेंसी पे और प्रेगनेंसी की वजह से बीमारी पे दोनों तरीके से असर पड़ सकता है, और इसमें कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो, हाँ, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको नहीं लेनी चाहिए, या दूध पिलाने वाली महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए। पर
कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो सेफली ली जा सकती हैं गर्भावस्था के दौरान भी और दूध पिलाने के दौरान भी। बस हमें आप अपने डॉक्टर को ये बात बताइए कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आपकी दवाइयों को बदल देंगे मैनेज वो। कर लेंगे। यानी प्रेगनेंसी संभव है बशर्ते प्रेगनेंसी डॉक्टर से बिल्कुल मिल लेना। संभव है, प्रेगनेंसी भी संभव है, आप अपना पूरा नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। बस एक आप डॉक्टर की निगरानी में रहिए और उस हिसाब से उनके कहे अनुसार दवाइयाँ लीजिए, तो प्रेगनेंसी भी संभव है एंड एवरीथिंग, मतलब पूरी आप नॉर्मल जीवन चर्या अपनी निभा कर सकते सकते हैं। हैं। मैम आजकल शुगर को लेकर के, बीपी को लेकर के, या हार्ट की बीमारियों को लेकर के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर जोर दिया जाता है। मैम क्या ऐसी ही कुछ राय आपकी तरफ से अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए होगी मैम? हाँ बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जो आर्थराइटिस के मरीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि एक तो स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत हानिकारक है, वो गठिया को हर तरीके से बढ़ाता है। दूसरा वेट मैनेजमेंट, थोड़ा जब वज़न ज़्यादा होता है तो गठिया की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा खाना पीने का पौष्टिक होना चाहिए जिसमें अच्छा कैल्शियम रिच डाइट हो आपकी, जिससे हड्डियाँ मजबूत रह सकें। और वेट आपका मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। और स्मोकिंग ना करें मेरे ख्याल से, और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे हड्डियों की ताकत और मांसपेशियों की ताकत बनी रहे। मैम आप काफ़ी समय से अर्थराइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, आपने आपका काफ़ी अनुभव रहा है। कुछ एक आध ऐसी बातें जो आपके मरीजों को अर्थराइटिस के बारे में गलत पता है और जिस पर आप प्रकाश चाहते हैं डालना मैम? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है कि हमारे पास मरीज़ आते हैं सीआरपी की रिपोर्ट लेके। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम लोग कराते हैं यूजुअली डिज़ीज़ कितनी, बीमारी कितनी बढ़ी हुई है देखने इन्फ्लेमेशन के देखने लिए। के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो प्रोटीन वर्ड पढ़ के मरीज़ समझता है कि हम प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं और इसी वजह से हमारी सारी दिक्कतें बढ़ गई हैं, परंतु ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और वो क्या करते हैं कि बिल्कुल अपनी डाइट में से दालें वगैरह सब, मतलब प्रोटीन पूरा बंद कर देते हैं, और जिस वजह से उनकी जो मुश्किलें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो और बढ़ जाती हैं। तो ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि प्लीज़ अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन ज़रूर खाते रहें। एक्सेस हर चीज़ की ज़्यादा होती है, परंतु प्रोटीन अपनी डाइट में से बंद ना करें। मैम बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। मैम आपको काफ़ी लोग देख रहे होंगे मैम, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज अपने ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से दें। हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करिए, ख़ास तौर से महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें इधर उधर दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्यों सब लोगों को परेशान किया जाए। अगर आप अच्छे रहेंगे तो आपका परिवार भी अच्छा रहेगा, तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। और अगर कुछ भी दिक्कतें हैं, जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, वो आपको सही सलाह देंगे और आपका ये गठिया की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है और एक नॉर्मल जीवन यापन बिल्कुल संभव है। थैंक यू। तो नमस्कार। श्वेता अग्रवाल मैम ने आपको बताया अच्छे से कि आपको अर्थराइटिस की आपकी केयर कैसे करनी है, दवाइयाँ चलती कैसे हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करना है। मैम आपका शो में धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।